मीलों मील में फैला समुद्र अपने अंदर न जाने कितनी कहानियां समेटे हुए है। सोमालिया, जिसे कभी सोमाली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में भी जाना जाता था, वो अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा देश है और एरिया के हिसाब से दुनिया का 44वां सबसे बड़ा देश। सोमालिया तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इसीलिए पूर्व से यूरोप और पश्चिम की ओर जाने वाले ज्यादातर कार्गो शिप यहीं से होकर गुजरते हैं। दोस्तों, पश्चिमी अफ्रीकी देशों का करीब 6000 मील का एरिया गल्फ ऑफ गिनिया कहलाता है। ये खाड़ी कई अफ्रीकी देशों को छूती है, लेकिन इतना बड़ा वाटर एम्पायर होने के बाद भी वहां के ऑलमोस्ट सभी देशों की सिचुएशंस अच्छी नहीं है और इसकी वजह है वहां की सरकार में कमजोर लोग और भ्रष्ट सरकारों का पावर में होना। और इसी वजह से समुद्री लुटेरों को बड़ी आसानी से लूट की पॉसिबिलिटीज मिल जाती थी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सोमालिया भी भारत की तरह कई सालों पहले सन 1960 में इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित हुआ था और फिर ब्रिटिश सोमालीलैंड और इटालियन सोमालीलैंड को जोड़कर इसे एक नेशन का नाम दिया गया था। लेकिन दूसरे आजाद देशों की तरह ये पनप नहीं सका। दोस्तों, सोमालिया की बदहाली का मेन रीजन वहां की कमजोर अर्थव्यवस्था और खराब प्रशासन तो था ही, लेकिन दूसरे देशों से सोमालिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होना भी उसकी गरीबी की बहुत बड़ी वजह बनी, क्योंकि करेंसी और वहां पैदा होने वाले एक्सपोर्ट लायक प्रोडक्ट्स का सही से यूज नहीं हो पाता था। दरअसल इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित होने के साथ ही सोमालिया के पावरफुल लोगों के मन में अपने देश की सीमा को और बढ़ाने का लालच जाग उठा और उन्होंने इथोपिया से युद्ध छेड़ दिया। तो इथोपिया भी कहां कमजोर पड़ने वाला था। उसने भी अपनी सेना के साथ मिलकर पूरे दमखम से सोमालिया से फाइट की और जब इस लंबी जंग का कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो आखिर में थक हार कर दोनों देशों ने 1988 में आपस में कॉम्प्रोमाइज करके इस लड़ाई को खत्म कर दिया था। अब वैसे तो खाड़ी देशों में अपनी पावर को बढ़ाने के लिए युद्ध कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इससे हुआ ये कि सोमालिया अपने विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गया, क्योंकि अपना सारा पैसा और पावर तो उसने इथोपिया से जंग में लगा दिया था। क्योंकि सोमालिया की उस समय की सरकारों को ऐसा लगता था कि वो अपनी मिलिट्री फोर्स को बढ़ाकर दुनिया को डरा सकेंगे और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा सकेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि अपनी थाली में कम भी होना तो खा लो, मगर दूसरों की थाली से छीनने की कोशिश मत करो। लेकिन शायद सोमालिया के सत्ताधारी लोगों के बड़े बुजुर्गों ने या तो उनसे ऐसा कहा नहीं या उन्होंने कहा हुआ माना ही नहीं, क्योंकि ज्यादा पाने के लालच ने ही सोमालिया को काफी पीछे कर दिया था। इस सभी घटनाक्रम से सोमालिया को एक नुकसान ये भी हुआ कि जो उत्तरी सोमालिया था वहां बहुत से लोग सरकार के विरोध में खड़े हो गए। हाँ, दक्षिणी सोमालिया में जरूर सरकार का कुछ कंट्रोल था, लेकिन कहते ना कि आपकी पहले की हुई गलतियां आपको बाद में तकलीफ देती हैं। तो एक लंबे विरोध के बाद 1991 में 1969 से राज कर रहे राष्ट्रपति मोहम्मद सैयद बारे को उन्हीं के देश से निकालकर बाहर कर दिया गया, क्योंकि वहां की जनता उनके शासन और रवैये से खुश नहीं थी और देश लगातार बर्बादी की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद वहां की एक विरोधी पार्टी यूनाइटेड सोमाली कांग्रेस ने सरकार बनाने का इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन तब तक सोमालिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल सर्विसेज की कमी के चलते वहां बहुत से टेररिस्ट ग्रुप्स पनप चुके थे और हर तरफ भुखमरी और लाचारी फैल चुकी थी। ऐसे में 1992 में यूनाइटेड स्टेट्स की लीडरशिप में यूएन कोएलिशन फोर्सेस ने सोमालिया में बढ़ती भुखमरी को रोकने के लिहाज से ऑपरेशन रीस्टोर होप नाम से एक मुहिम चलाई, लेकिन इससे भी वहां की जनता को कोई खास राहत नहीं मिली, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन इतने खराब तरीके से किया गया था कि ज्यादातर खाना वहां के टेररिस्ट ग्रुप्स और रेबल्स ने लूट लिया और कोई कुछ नहीं कर सका। तो हर बार की यूएन फोर्सेस की नाकाम कोशिश को देखते हुए 15 महीने बाद इस ऑपरेशन को बंद किया गया। यानी अब सिचुएशन और भी डिफिकल्ट होने वाली थी, क्योंकि अब सोमालिया में कोई मजबूत गवर्नेंस भी नहीं थी और रेबल्स भी इतने सारे पनप चुके थे कि काबू करना मुश्किल था और इसी ने सोमालिया में आतंक को अपनी जगह बनाने का मौका दिया। 2002 के बाद से जब टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा चर्चा में आया तो उसने सोमालिया में भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और सोमालिया के ही एक टेररिस्ट ग्रुप अल शबाब से हाथ मिला लिया। दोस्तों,
भुखमरी, रोजगार और शिक्षा की कमी से जूझ रहे सोमालिया के नौजवानों को पैसे और दूसरी चीजों का लालच देकर अपने साथ शामिल करना बड़ा ही आसान काम था और अल शबाब इसमें काफी हद तक कामयाब रहा। फिर देखते ही देखते सोमालिया आतंक का एक गढ़ बन गया। गरीबी और रोजगार की कमी ने सोमालिया के यूथ को अपराध की तरफ मोड़ दिया। दरअसल अपने शुरुआती समय में मछली पकड़ने के काम से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोगों को बहुत ही कम आमदनी होती थी, क्योंकि वहां लगभग हर कोई ये काम करता था, तो बिक्री के साधन कम बनते थे। ऐसे में उन्होंने लूट को अपनी कमाई का जरिया बनाना ज्यादा सही समझा। इसी के चलते कुछ सालों पहले तक दुनिया में सोमालिया के समुद्री लुटेरों का काफी कहर था। वो ईडन की खाड़ी की ओर से गुजरने वाले कार्गो शिप्स को अपना निशाना बनाते थे। दोस्तों, इस तरह से सोमालियन पायरेट्स बहुत ही तेज तर्रार और शातिर थे।